एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर्स जो और एंथनी रूसो ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कंफर्म किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में पूरी तरह से इमर्ज हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट टुनाइट से बात करते वक्त रूसो ब्रदर्स ने कहा कि डूम के कैरेक्टर को डेवलप करना एक बहुत इंटेंस प्रोसेस रहा है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद बैक स्टोरी लिखने और कॉस्ट्यूम आइडियाज देने तक में इन्वॉल्व हैं। एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज मई 2026 में शेड्यूल्ड है और शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जो रूसो ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी रॉबर्ट डाउनी जूनियर से डॉक्टर डूम के विजन को लेकर ऑलमोस्ट डेली बात होती है, पर इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा के साथ साथ आज तक का सबसे बड़ा मार्वल विलन बनने वाला है? चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। अब तक मार्वल ने हमें थैनोस, अल्ट्रॉन और कैंग जैसे पावरफुल विलन्स दिखाए हैं, लेकिन डूम का लेवल उनसे भी अलग है। रूसो ब्रदर्स ने बताया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस रोल को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक कम्प्लेक्स और 3 डायमेंशनल कैरेक्टर की तरह देख रहे हैं। उनका फोकस डूम की ओरिजिन, उसके मोटिवेशंस और उसके रूलिंग स्टाइल पर है। अब सवाल उठता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम कॉमिक्स के किस वर्जन से इंस्पायर होगा? क्या ये एक रूथलेस डिक्टेटर होगा जो लेथवेरिया का राजा है, या फिर एक एंटी हीरो जो अपने तरीके से मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है? रूसो ब्रदर्स के कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के अंदर एक इमोशनल डेप्थ लाना चाहते हैं, जिससे ऑडियंस उसके कैरेक्टर को बस एक टिपिकल विलन की तरह ना देखे बल्कि उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश करे। इन शॉर्ट, डॉक्टर डूम की जर्नी को दिखाना होगा जैसे थैनोस की जर्नी को दिखाया था, ताकि हम उसके मोटिव से कनेक्ट हो सके। पूरा फैंडम 2 पार्ट में इसलिए नहीं बटा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए बटे कि डॉक्टर डूम का जो एम है वो उससे एग्री करें, जैसे कि थैनोस के टाइम पे हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमें ना सिर्फ उसके मोटिव बल्कि रिजल्ट को दिखाया जाएगा। इसीलिए हमें बैटल वर्ल्ड बनते हुए दिखाने के साथ साथ वहां पर लोग कैसे पीसफुली रह रहे होंगे वो भी दिखाया जाएगा। अब इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बेहतरीन कैरेक्टर को लिखा गया है वो किसी ना किसी तरह की फिलॉसफी जरूर फॉलो करता है, चाहे डेयरडेविल वर्सेस पनिशर का रूफटॉप डिबेट हो या थैनोस वर्सेस एवेंजर्स का क्लैश। हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक डीपर फिलोसॉफिकल बैटल होती है। मैं आपको इसको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के थ्रू समझाता हूँ, जहाँ सोकोविया अकॉर्ड्स पर स्टीव और टोनी अलग अलग रास्ता चुनते हैं। टोनी के हिसाब से अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो आसपास के लोगों के नुकसान को कम कर पाएंगे, साथ ही जहां उनकी जरूरत है वो लोग वहां मदद कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्हें या तो जेल होगी या फिर उन्हें सुपर हीरोगिरी छोड़नी पड़ेगी। वही कैप्टन के हिसाब से सुपर हीरोज को अपने फ्रीडम और मोरल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। सीधी भाषा में कहें तो टोनी अपने मोरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था सबके भले के लिए, पर स्टीव ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था सुपर हीरोज की आजादी के लिए, क्योंकि वो देख चुका था कि सुपर हीरो किसी अथॉरिटी के अंदर ना सिर्फ मिसयूज बल्कि एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। अब कुछ बड़े वर्ड यूज करूंगा मैं। यहाँ आयरन मैन यूटिलिटेरियन अप्रोच फॉलो करता है, वही कैप्टन अमेरिका फॉलो करते हैं डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और रूसो ब्रदर्स डॉक्टर डूम को किस फिलॉसफी के साथ दिखाएंगे। क्या वो सिर्फ एक सेल्फिश डिक्टेटर है जो दुनिया पे रूल करना चाहता है, या फिर वो सच में एक हायर पर्पस के लिए लड़ रहा है? अगर हायर पर्पस है थैनोस के जैसे, तो चलिए दोनों फिलॉसफी को डॉक्टर डूम की स्टोरी में फिट करके देखते हैं कि किसमें वो हमें ज्यादा बेहतर दिखता है। अगर डॉक्टर डूम डियोंटोलॉजी को फॉलो करे तो उसकी नजर में मल्टीवर्स एक कॉस्मिक एरर होगा जो रियलिटी को अनस्टेबल बना रहा है। हर यूनिवर्स के अपने अलग रूल्स और फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, और इस क्लैश को रोकने का एक ही सॉल्यूशन है, जो कि है एक सिंगल परफेक्ट यूनिवर्स बनाना, जिसके लिए केओस के लिए कोई जगह नहीं है और सब ऑर्डर में रहे। डॉक्टर डूम के लिए सिर्फ ये कंक्वेस्ट नहीं बल्कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि थैनोस की तरह उसे लगता है कि वो ही पूरे मल्टीवर्स में अकेला कैपेबल बंदा है जो ये बैलेंस ला सकता है। 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है, जहां डूम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन की मदद से बियॉन्डर्स की पावर ले लेता है और मल्टीवर्स को तबाह करके बैटल वर्ल्ड बनाता है। यहाँ वो खुद को एक सेवियर दिखाता है जो कि दुनिया को अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन से बचा रहा है। वहीं अगर डूम यूटिलिटेरियनिज्म फॉलो करे तो उसके पास और भी ज्यादा भयानक और प्रैक्टिकल रीजन होगा, क्योंकि उसको पता है कि मल्टीवर्स की तबाही को रोकना इम्पॉसिबल है, और अगर किसी ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में वो डिस्ट्रॉय हो रहे मल्टीवर्स से जो बचा सके उसमें लगेगा और एक स्टेबल बैटल वर्ल्ड बनाएगा। बेसिकली ना मामा से काना मामा होना, मतलब कि पूरे मल्टीवर्स के तबाह होने से अच्छा कुछ को बचा लेना जो उसके रूल में होंगे। अगर दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखें तो डॉक्टर डूम एक विलन होते हुए भी एक हायर पर्पस के लिए लड़ रहा है। डियोंटोलॉजिकल डूम एक मोरल ड्यूटी को फॉलो करता है चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, जबकि यूटिलिटेरियन डूम रिजल्ट और सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है। तो ये पूरा डिबेट सिर्फ एक गुड वर्सेस इवल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक
डीप कैरेक्टर स्टडी है जो कि विलन को एक लेयर्ड और रियलिस्टिक फिगर बनाती है। और अगर ये सब एमसीयू में अडेप्ट किया गया तो डूम थैनोस से भी बड़ा विलन बन के उभर सकता है। पर थैनोस से कनेक्ट होने का एक और रीजन है। वो जानने से पहले क्या आपको पता है कि डेडपूल ने पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म किया था, वो भी अकेले। अब बाकी एवेंजर्स तो ठीक है, उसने थॉर को कैसे हराया? इसके बारे में जानने के लिए और भी कई सारे कॉमिक बुक नरेशन के लिए अभी नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके बने सुपर प्राइम मेंबर। अब बात करते हैं कि हम फैंस थैनोस से कैसे कनेक्ट कर पाए। थैनोस से हम इसलिए भी कनेक्ट हुए थे क्योंकि थैनोस ने ओवर पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने की प्रॉब्लम को एड्रेस किया था, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इन प्रॉब्लम्स के साइड इफेक्ट्स यानी क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, पर डॉक्टर डूम तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है जिसके बारे में हमने सिर्फ मूवीज या थ्योरीज में ही सुना है, यानी कि मल्टीवर्स की बर्बादी। तो ऐसे में हम डॉक्टर डूम से कैसे कनेक्ट करेंगे? जिसका जवाब है वेल रिटन बैक स्टोरी, जो कि हमें बताएगा कि आखिर क्यों डॉक्टर डूम यूटिलिटेरियनिज्म या डियोंटोलॉजी को फॉलो करेगा, उसकी हिस्ट्री, जिससे हमें पता चलेगा डॉक्टर डूम के हर क्यों का जवाब। अब देखो, डॉक्टर डूम की कॉमिक बुक ओरिजिन को भी अगर मार्वल वाले एमसीयू में एज इट इज दिखा दे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम की हिस्ट्री काफी डीप और रिच है। और सोने पर सुहागा होगा तब जब डॉक्टर डूम का कनेक्शन निकलेगा फेज 4 और फेज 5 के कैरेक्टर्स और आर्टिफैक्ट से, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस का कनेक्शन निकला था इन्फिनिटी स्टोन्स और गमोरा से। अब फेज 4 और फेज 5 में इन्फिनिटी स्टोन्स तो नहीं है, पर 2 आर्टिफैक्ट्स और 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि अहम रोल अदा कर सकते हैं डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड क्रिएशन में। शैंग-ची के 10 रिंग्स और कमाला के क्वांटम बैंड्स दोनों ही ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनकी मदद से दूसरी दुनिया के गेट्स खुले। शैंग-ची के 10 रिंग्स की मदद से ना सिर्फ ड्वेलर इन डार्कनेस ने कैद में होते हुए एक दूसरे रियल्म से अर्थ में मौजूद वेनवू से कांटेक्ट बनाया, वहीं डार्बन तो क्वांटम बैंड्स की पावर को हैंडल ही नहीं कर पाई और उसने क्रैक बना दिया रियलिटी में, जिसको फोटोन ने बंद किया। शैंग-ची के 10 रिंग्स ना सिर्फ पावर सोर्स का काम करते हैं बल्कि वो मल्टीवर्सल सिग्नल भी भेजते हैं। मल्टीवर्सल इसलिए क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्शन को देखो तो ये सिग्नल भेजने की जगह और लोकी के एंड ऑफ टाइम की जगह एक जैसे लगते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि लोकी का एंड ऑफ टाइम ग्रीन है, वहीं इस प्रोजेक्शन में वो ऑरेंज दिख रहा है। वहीं बात करें इन क्वांटम बैंड्स की तो ये ना सिर्फ यूनिवर्स में क्रैक लाकर 2 यूनिवर्स के बीच की दीवार तोड़ सकती है बल्कि टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। यहाँ पर 10 रिंग्स एक मल्टीवर्सल बीकन की तरह काम कर सकता है जो कि अलग अलग रियलिटी से फ्रेगमेंट्स को पुल करेगा। वहीं क्वांटम बैंड्स का काम रियलिटी में क्रैक लाना होगा अलग अलग टाइम पर, ताकि बेस्ट फ्रेगमेंट्स को मर्ज किया जा सके। पर इतने से भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उन सबको एक पोर्टल खोल कर लाना होगा, और हम सब जानते हैं कि मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने वाली सिर्फ एक ही कैरेक्टर है एमसीयू में, जिसका नाम है अमेरिका चावेज। इसके अलावा एंकर बीइंग वाला कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया एमसीयू में डेडपूल एंड वुल्वरीन के द्वारा, तो यहाँ स्पाइडरमैन उसमें फिट बैठ सकता है। और स्पाइडरमैन का एंकर बीइंग होना इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि वो टोनी स्टार्क के करीब था, तो उसका टोनी स्टार्क के जैसे दिखने वाले के ऑपोजिट खड़ा होना एक इमोशनल टोल ऐड करता है हम फैंस के अंदर। इसके अलावा स्पाइडरवर्स में मल्टीवर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक मैच करता है एमसीयू के टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन से, जबकि मल्टीवर्स का कंसेप्ट स्पाइडरमैन लोर में वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से जुड़ा है, जिसको हम स्पाइडरवर्स में भी देख चुके हैं। अब डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के लिए हमने फेज 4 और फेज 5 से तो कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, साथ ही स्पाइडरमैन को डालकर एक पर्सनल लेवल पर भी कनेक्शन रखा है। पर पता है इन सब से भी ज्यादा ऊपर क्या है जो हमें डॉक्टर डूम से जोड़ेगी? वो है सिंपैथी। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें ये दिखाया जाए कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि इनकर्जन के बीच जहां सारा मल्टीवर्स कोलैप कर रहा है वो एक बोल्ड डिसीजन ले सके, बेशक हीरोज उसके खिलाफ हो, जैसे व्हाट इफ के सुप्रीम स्ट्रेंज ने लिया था। इवन दो उसने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया था सिर्फ क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए, फिर भी हम उस कैरेक्टर से हमदर्दी रखते हैं। फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल टच भी जरूरी होगा जो कि बना देगा एवेंजर्स डूम्सडे को एक अनफॉरगेटेबल फिल्म। अगर ये एक्शन और स्टोरी फोकस रहा तो ये इनविंसिबल वॉर के जैसा होगा जहां कूल एक्शन देखने को मिलेगा, पर अगर इमोशन को अच्छे से ऐड किया गया तो ये मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के जैसे होगी, जो कि मल्टीवर्स जैसे बड़े कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हुए भी एक ह्यूमन लेवल कहानी है जिससे हम कनेक्ट भी करते हैं। डॉक्टर डूम का मेफिस्टो जैसे बीइंग से लड़ना, अपने लोगों को बचाना और जो सही है वो करने का गूदा रखना जो कि दूसरा कोई कैरेक्टर ना कर सके, यही डॉक्टर डूम को डिफाइन करता है। अब इस वीडियो में तो हमने बात कर ली कि स्टोरी स्ट्रक्चर बेस लेवल पर क्या होना चाहिए, पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ फैन मैं एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या क्या होते हुए देखना चाहता हूं, तो उस वीडियो के लिए रेडी रहें। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर डूम को 3 डायमेंशनल कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात
बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर। पीस।